ओके, पूरी जिंदगी हो गई प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट का अकाउंट बनाते हुए, कल फिर नहीं बना घर जाके। ये बन गया था। कितने लोगों ने किया था? हाथ खड़ा करें सवाल। कितने लोगों को भूल गया था कि कुछ कहा भी था? अच्छा, अभी आप ऐसा करें, आप उस सवाल को और एक और सवाल मैं दे रहा हूँ, इन दोनों को इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। अब आप होमवर्क में करके नहीं मीन्स के जो भी हमारी मंडे को क्लास होगी, आप करिएगा पेज 393 पे क्वेश्चन 31। पेज 393 पे क्वेश्चन 31। इस सवाल की 100% एडजस्टमेंट्स आपको करवाई जा चुकी हुई है न्यूमेरिकल्स में डलवा के। जस्ट एक रिवीजन हो जाएगी आपकी। कल संडे है, कल तो कोई क्लास नहीं होगी। संडे को तो क्लास रखना अजीब सी बात है ना, यूनिक संडे ही तो दिन होता है, तो उस दिन भी क्लास रख लें। तो मैं टैक्स की क्लास में हूँ, उनसे कोई और बातें करेंगे। अच्छा जी, भाईजान बड़ा कोट निकाल लें। एक नवा कोट है लाहौर में, आपको पता है इलाके का नवा कोट? एक बड़ा कोट है, बड़ा कोट, पेज नंबर 335, हाई कोर्ट, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए उसने, ये चिन्मिन बंद करें उस दूसरी क्लास में, हाई कोर्ट के लिए उसने अपील का लफ्ज यूज नहीं किया, रेफरेंस का लफ्ज यूज किया। भाई सारी टाइम की जंग चल रही है, जो वक्त को यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत आगे निकल रहे हैं। रेफरेंस टू हाई कोर्ट। कोई भी रोता हुआ टैक्स पेयर या कमिश्नर एक एप्लीकेशन देगा विद स्टेटमेंट ऑफ केस टू हाई कोर्ट 90 डेज के अंदर, 30 दिनों में नहीं, 60 दिनों में नहीं, 90 दिनों में कोर्ट को एप्लीकेशन देगा। ऑब्वियसली अपने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ ही आपने हाई कोर्ट जाना है ना। एप्लीकेशन एक फॉर्म पे होगी, इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखा होगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के केसेस आपको पता है आगे जा सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केसेस आगे नहीं जा सकते। तो इस पर क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखा होगा, और फीस 100 रुपये है सिर्फ, बहुत थोड़ी फीस है हाई कोर्ट में, और कमिश्नर ने फीस पे नहीं करनी। अपील की जगह बार बार लफ्ज़ यूज़ हो रहा है स्टेटमेंट, अपील की जगह लफ्ज़ यूज़ हो रहा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शैल स्टेट, क्या कहानी है, पेनल्टी, प्रोविडेंट फंड और कोई चीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला सुनाया था? 132 का 3 और 6। एपलेट ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला सुनाया था, यह भी आप कोर्ट को बताएंगे। एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ इट्स ऑर्डर, और इसके फैसले के बाद क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है जिसकी वजह से आप जा रहे हैं। मरहबा, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग लीव। कितने दिनों की? 2 हफ्ते। आगे, आफ्टर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देने के बाद किसने किसको किस लिए एप्लीकेशन दी है? टैक्स पेयर ने हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दी है। खुदा के लिए मेरी सुनो, अगर हाई कोर्ट को लगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सुनेगा, वरना नहीं सुनेगा। रेफरेंस, केस के लिए यहां रेफरेंस का लफ्ज यूज हो रहा है। केस टू हाई कोर्ट शैल बी हर्ड बाय बेंच ऑफ एटलीस्ट 2 जजेस। कितने जजों का बेंच बैठ जाएगा? बेंच बैठ जाएगा कितने जजों का? द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग रेफरेंस, केस के लिए रेफरेंस का लफ्ज यूज कर रहा है, शैल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड पास अ जजमेंट। कभी आपने सुना होगा कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, जजमेंट असल में ऑर्डर होता है। एंड पास अ जजमेंट, ले जी अपलेट ऑर्डर आ गया, कंफर्म मॉडिफाई नल टाइप कोई ऑर्डर होगा, इसको कोर्ट का फैसला कहते हैं, अपलेट ऑर्डर। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द रेफरेंस शैल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड पास अ ऑर्डर, अपलेट ऑर्डर। पॉइंट 5, द कॉपी ऑफ जजमेंट शैल बी सेंड टू अपलेट ट्रिब्यूनल एज वेल। ये कॉपी अपलेट ट्रिब्यूनल को भी भेज दें ताकि उसको भी पता चले कि हाई कोर्ट के जजों ने किस चीज को बारीकी से देखा जिसको वो देखना भूल गया था। अच्छा, हाई कोर्ट में अपील करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो कमिश्नर कह रहा है पैसे दो पैसे दो, वो पैसे नहीं देने, वो पैसे तो आपने स्टिल देने ही है। अगर आप हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं तो टैक्स स्टिल पेएबल, टैक्स माफ नहीं है आपको। वो जो 12 लाख वाला था 20 और 32 के तक, वो आपने देना है एज पर द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने आप जो फैसला सुना दिया उसकी रोशनी में फिर आप टैक्स दे दें, टैक्स माफ नहीं होगा। लेकिन स्टिल अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए अनड्यू हार्डशिप है और टैक्स जमा करवाना आपके लिए घर के मसले खड़े कर देगा, तो फिर आप हाई कोर्ट के जज के पास जाएं और जाके कहें हाई कोर्ट के जज प्लीज़ मैं आपके पास आया हूँ, मुझे ना स्टे दे दो, तो फिर वो रिकवरी रुकवा देगा।
6 महीने तक। इफ रिकवरी ऑफ टैक्स इज स्टेट बाय हाई कोर्ट, रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम टैक्स पेयर, रिकवरी कौन कर रहे हैं? कमिश्नर। किससे? क्या? टैक्स। इफ रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम टैक्स पेयर स्टेट बाय हाई कोर्ट, दिस इजाजत शैल एक्सपायर, ये इजाजत एक्सपायर हो जाएगी। दिस इजाजत शैल एक्सपायर इन 6 months फ्रॉम द डे इट वॉज पास्ड। तो हाई कोर्ट का जज कितने अर्से के लिए आपको इजाजत दे सकते हैं टैक्स जमा कराओ? 6 months के लिए। ऑर्डर विल एक्सपायर इमीडिएटली, लेकिन एक सूरत में ऑर्डर इमीडिएटली एक्सपायर हो जाएगा, 6 महीने का वेट नहीं किया जाएगा। ऑर्डर विल एक्सपायर इमीडिएटली का मतलब कल क्या बताया था? टीपी विल पे टैक्स इमीडिएटली। कब 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 कब? अगर अपील डिसाइड हो जाए, ऑब्वियसली अगेंस्ट टैक्स पेयर। अगर अपील डिसाइड हो जाए अगेंस्ट टैक्स पेयर तो बेचारे को क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। और इफ ऑर्डर इज विदड्रॉन बाय, ऑर्डर का मतलब इजाजत है, इजाजत हाईकोर्ट ने वापस ले ली। हाईकोर्ट के जज ने कहा मैंने जिंदगी की पहली बड़ी खता जो की थी वो मैं तुम्हें नहीं बताता, मैंने दूसरी बड़ी खता जिंदगी की ये की है कि मैंने तुम्हें इजाजत दे दी। मैं दी गई इजाजत क्या लेता हूं? तो अगर 1 जनवरी को हाईकोर्ट के जज ने आपको इजाजत दी कि तुम 6 महीने टैक्स जमा ना कराओ, और बाद में हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला सुना दिया, तो आप भागे भागे जाएं और टैक्स जमा कराएं। या फिर या अगर 1 जनवरी को हाईकोर्ट के जज ने आपको इजाजत दी कि आप टैक्स जमा ना कराओ, और बाद में जज ने कहा सॉरी 4 जनवरी को बुला के, 4 दिन पहले मैंने खता की थी, तुझे इजाजत दे के मैं तेरी इजाजत वापस लेता हूं, चल दे टैक्स। कमिश्नर को कहेगा ऑन कर टेप रिकॉर्ड, तो कमिश्नर पैसे दो वाला टेप रिकॉर्ड ऑन करेगा और टैक्स पेयर पैसे देगा। ओके, सो दैट्स अ वेरी बिट इंटरेस्टिंग स्टोरी टुडे। एक बिल्कुल अलग सी बात, अब एक ऐसा सिनेरियो ज़हन में लाएं जहां टैक्स पेयर की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, उसकी बात कहीं नहीं सुनी गई। शायद कमिश्नर अपील के पास गया, उससे कहा कि मुझे टैक्स रिकवरी रुकवा दो, उसने भी इजाज़त नहीं दी। शायद अपीलेट ट्रिब्यूनल गया हो, कमिश्नर अपील ने इजाज़त दे दी हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल गया हो, उसने बात ना सुनी हो, और टैक्स पेयर बेचारे को टैक्स पे करना पड़ गया हो। तो ऐसा भी हो सकता है कभी जिंदगी के मोड़ पे के टैक्स पेयर इधर उधर जाके इजाज़त मांग रहे कि मैंने टैक्स जमा नहीं कराना, लेकिन उसको टैक्स पे करना पड़ जाए। हो सकता है किसी के दिल में भी तरस ना आए। अगर कभी सवाल ऐसा आया पेपर में कि टैक्स पेयर बेचारा टैक्स जमा करा चुका है, ऐसा सिनेरियो ज़हन में लाएं जिसमें टैक्स पेयर टैक्स जमा करा, और आज हाई कोर्ट का फैसला आया है, जजमेंट, जिसमें हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के फेवर में फैसला सुना दिया। अब कमिश्नर के सामने टैक्स पेयर उसी का टेप रिकॉर्डर उसकी जेब से निकाल के अपनी जेब में डाल के ऑन कर देगा, पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो, और कौमी पैसे दो। लॉ मेकर कहता है कौमी हाई कोर्ट से गाड़ी भगाता हुआ अपने दफ्तर ले गया और टैक्स पेयर को लिफ्ट नहीं कराई। टैक्स पेयर उसके दफ्तर तक पहुंच गया, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, वापस करो ना, मैं केस जीत गया हूं। कमिश्नर ने कहा चलो देखते हैं। 3-4 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन बाद कमिश्नर गया हाईकोर्ट के जज के पास। सर आपका ऑर्डर सर आंखों पे, लेकिन मैं आपके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। आप मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन मुअज़्ज़ज़ की भी एक हद गलत बात होगी। आप मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। और ये जो पीछे पड़ा हुआ ना मेरे, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, इसको मैंने पैसे नहीं देने भी। अगर हाई कोर्ट का जज कमिश्नर को इजाजत दे दे तो फिर कमिश्नर इस रिफंड को पोस्टपोन कर देगा। कमिश्नर को मिन्नत करनी पड़ेगी हाई कोर्ट के जज को, मिन्नत समाजत करेगा, पाँव पड़ेगा, यार खुदा के लिए मैं इसको पैसे नहीं दे सकता। अगर हाई कोर्ट का जज मान जाए तो हाई कोर्ट का जज इजाजत दे देगा कि ठीक है इसको पैसे मत दो जब तक कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए। अब वो उसकी किस्मत है जब भी आए। इफ आफ्टर जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, if after judgment of high court in favor of taxpayer, if after judgment of high court in favor of taxpayer, tax is to be refunded to taxpayer, the high court may allow commissioner to postpone the refund. हाई कोर्ट का जज कमिश्नर को कहेगा रिफंड पोस्टपोन कर दो। इफ Commissioner intends to go to Supreme Court, अगर कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट,
ये फायदा लेने के लिए टू अवेल दिस बेनिफिट, किसको फायदा मिल रहा है? पिछले 10 साल से एक क्लास भी ऐसी नहीं आई इसमें किसी बच्चे ने ब्लेंडर ना मारा। कोई एक दो बच्चा पूरी क्लास में बोल ही दिया टैक्स पेयर को फायदा मिल रहा है। सुबह के लगे हुए हैं दीवानों की तरह हम बोल रहे हैं, अभी तक यही समझ नहीं आ रही कि फायदा किसको मिल रहा है। भाई फायदा कमिश्नर को मिल रहा है, टैक्स पेयर को कौन सा फायदा मिल रहा है? उसका तो रिफंड डिले हो रहा है बेचारे का, तो फायदा किसको मिल रहा है? कमिश्नर को। टू अवेल दिस बेनिफिट, इस बेनिफिट को लेने के लिए द कॉमी विल अप्लाई टू हाई कोर्ट, जिसने बेनिफिट लेना है वो अप्लाई करे हाई कोर्ट विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के फैसले के 30 days में द रिफंड शैल बी लटका until सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। रिफंड लटका दिया जाएगा कब तक? जब तक कि किसका फैसला ना आ जाए? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सेक्शन 134 होता था पहले एक, लेकिन अब वो ओमिट हो गया हुआ है हमारे लॉ से। उसमें ये इतनी लेट, जल्दी बैठे। अच्छा, एक सेक्शन होता था 134 जिसमें कहा हुआ था कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अगर आपने जाने तो कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये बात आईन ने पाकिस्तान में भी लिखी हुई थी, तो जो बात आईन ने पाकिस्तान में लिखी हुई है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मतलब इसका ये नहीं है कि ये यहां से डिलीट हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, लेकिन इनकम टैक्स वालों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल फोरम ऑफ अपील, यहां बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन प्रोविजंस रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ अपील इन सुप्रीम कोर्ट ये ओमिट कर दी गई थी 2005 में। 2001 में नया लॉ आया था पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2005 में इसको डिलीट कर दिया गया था, बिकॉज ये बातें ऑलरेडी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं जिक्र हुई हुई है, तो वो रेपिटेशन हो रही थी डिफरेंट लॉज में, इस वजह से उन्होंने डिलीट कर दिया। हमारा भला हो गया, लेकिन हमारे लिए 134 से आ गया ना फिर। अच्छा, तो ये जी सुप्रीम कोर्ट की कहानी थी। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, जब कभी टैक्स पेयर और कमिश्नर कोर्ट जा थक जाएं, किसी भी कोर्ट में, जब कभी टैक्स पेयर या कमिश्नर कोर्ट जा थक जाएं तो फिर ये एफबीआर के पास जाएगा, कहेगा मेरे जूते भी घिस गए हैं, मेरे जूते भी घिस गए हैं कोर्ट जाके, तो मेरी बस हो गई है, तो कोर्ट जा थक गए हैं, कुकड़ खाकर थक गए हैं और ईद ते बकरा खावा। अच्छा, तो टैक्स पेयर या कमिश्नर आ रही है, कितने 3-4 महीने रह गए होंगे। टैक्स पेयर या कमिश्नर कहाँ जा थक जाएं? कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो सकता है। टैक्स पेयर या कमिश्नर कोर्ट जा थक जाएं तो टैक्स पेयर एफबीआर के पास जाएगा कि एक कमेटी बनाओ जो मेरा केस सुने। बस हो गई है, मेरी बस हो गई है। अभी तो कमेटी भी नहीं बनी यार। नहीं, पहले आपने कमिश्नर अपील के पास जाना होता है, फिर आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना होता है, फिर हाई कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, और अगर कहीं जाके आप थक जाएं तो फिर ऑल्टरनेट रास्ता अवेलेबल है। कौन अप्लाई करेगा? टैक्स पेयर। कहां अप्लाई करेगा? बोर्ड। किस लिए अप्लाई करेगा? कहां जा थक गया है? टैक्स पेयर विल अप्लाई टू बोर्ड। बोर्ड एकदम डर के पीछे हो जाएगा, क्या यार अपॉइंट करो एक कमेटी फॉर अ केस दैट इज पेंडिंग इन कोर्ट। एक केस पेंडिंग है कोर्ट में, तो एक कमेटी बनाओ। ये छोड़े नीचे क्या लिखा हुआ है, जहां कहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो तो ये केस आप एडीआरसी के पास नहीं लेके जा सकते, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है जेल में जाना, इसे छोड़ें। एप्लीकेशन किसने दी है? किसको? किस लिए? टैक्स पेयर ने बोर्ड को एप्लीकेशन दी है कमेटी बनाने के लिए। एप्लीकेशन विल बी अकम्पनीड बाय अ प्रोपोजिशन, यानी सजेशन ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर ये कहेगा मेरी सजेशन है कि केस को ऐसे रिजॉल्व कर लें ताकि कोई मुकमका हो जाए बीच में, थोड़े से पैसे मैं दे देता हूं, बाकी आप लोग भी थोड़ा हाथ होला रखें, काम खत्म करें।
इन 45 days बोर्ड विल अपॉइंट अ कमेटी। बोर्ड कितने दिनों में कमेटी बना देगा? किसने किसके कहने पर कब तक कमेटी बनाई? बोर्ड ने टैक्स पेयर के कहने पर 45 दिन में कमेटी बनाई। जब कमेटी बन जाए तो कमेटी बनते ही टैक्स पेयर या कमिश्नर या दोनों कोर्ट जाएं और जाके अपील विड्रॉ कर लें। जज साहब, आप हमारे लिए सर आंखों पर, लेकिन आप इतनी बिजी होती हैं कि हमारा केस अभी तक आपने हल नहीं किया। अल्लाह आपके भाग लगाए, हम कहीं और जा रहे हैं अपना मसला हल कराने। अगर आप जान की अमान बख्शें तो आप हमारी जान छोड़ दें। बस बहुत हो गई है जज साहब, ये बातें आप दिल में करे होंगे। तो जज साहब प्लीज़, मैं अपनी अपील विड्रॉ करता हूँ, मैं कहीं और जाकर मसला हल करा लूँगा, मैं अब थक गया हूँ, वो बहुत हो गई है। बस सुना था हाई कोर्ट है, ये बहुत ही हाई हो गया है। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, किसके कहने पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और किसने कॉन्स्टिट्यूट किया और कितने दिनों में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? टैक्स पेयर के कहने पर बोर्ड ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है 45 दिन में। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, कमेटी बनने के बाद टैक्स पेयर या कमिश्नर या दोनों शेल विड्रॉ द अपील पेंडिंग इन कोर्ट। जो अपील विड्रॉ कोर्ट के अंदर हुई भी है उसे विड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, अब कोर्ट बना के देगा ऑर्डर ऑफ विड्रॉल। अच्छा चलो ठीक है, विड्रॉ कर लो अपनी अपील, कोई मसला नहीं, जाओ यार, जो मर्जी करो, जिस मर्जी के पास जाओ। तुम्हें मेरे से अगर मसला है, जिस मर्जी के पास जाकर मसला करो। ऑर्डर ऑफ विड्रॉल, या जज से पहले ही शायद तैयार बैठा होगा, ठीक है अब ये नहीं आएंगे, मेरा भी टाइम बचेगा। तो जज ऑर्डर ऑफ विड्रॉल दे देगा। ऑर्डर ऑफ विड्रॉल पहुंच जाएगा टैक्स पेयर के पास। टैक्स पेयर के लिए बाइंडिंग है कि ये 75 दिन में एफबीआर को बता दे कि ऑर्डर ऑफ विड्रॉल मिल गया। टैक्स पेयर एफबीआर को बताए कि ऑर्डर ऑफ विड्रॉल मिल गया। ऑर्डर ऑफ विड्रॉल किसने किसके कहने पर ऑर्डर बनाया? बोर्ड ने। हद हो गई यार, बोर्ड ने। कोर्ट ने टैक्स पेयर के कहने पर ऑर्डर ऑफ विड्रॉल बनाया। ये ऑर्डर ऑफ विड्रॉल कौन किसको कम्युनिकेट करे? ये ऑर्डर ऑफ विड्रॉल कम्युनिकेटेड टू बोर्ड विद इन, ये 75 डेज में बोर्ड को कम्युनिकेट किया जाएगा। वो मैंने आगे लिखा नहीं हुआ, ये मैं आपको खुद बता रहा हूं। कम्युनिकेट करने वाला कौन होगा? टैक्स पेयर। ठीक है, आप जरा मुझे बताएं। नहीं, टैक्स पेयर ने एफबीआर से रिक्वेस्ट की क्या बनाओ? एफबीआर ने कमेटी बना दी। एफबीआर ने कमेटी बना दी। कमिश्नर या टैक्स पेयर या दोनों? बोर्ड के पास तीनों नहीं हो गए, हद होगी यार। या टैक्स पेयर या कमिश्नर या दोनों जाएं कोर्ट के पास और ऑर्डर ऑफ विड्रॉल लें। अगर कोर्ट ऑर्डर ऑफ विड्रॉल दे दे तो टैक्स पेयर ये ऑर्डर ऑफ विड्रॉल एफबीआर में जाके जमा करवा दे कि कोर्ट से मैंने अपील विड्रॉ कर लिया। ऑर्डर ऑफ विड्रॉल इज कम्युनिकेटेड टू बोर्ड विद इन 75 डेज। यस नहीं, पहले यार आप लोग पढ़ा लें, पहले नो तो करा लेने दें, काम को खत्म किया करें। यस की साइड पे पता नहीं अगली को कहानी नहीं शुरू हो जानी है, फिर उधर तो कमेटियां बननी है, पता नहीं क्या क्या। पहले नो तो खत्म कर, हद होती है। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ विड्रॉल, विड्रॉल का ऑर्डर किसने किसके कहने पे बनवाया? टैक्स पेयर के कहने पे बोर्ड ने बना के दिया। ये टैक्स पेयर के कहने पे कोर्ट ने बना के दिया। जब टैक्स पेयर के कहने पे कोर्ट ने ये ऑर्डर बना के दिया तो टैक्स पेयर ने ये ऑर्डर किसके पास लेके जाने? बोर्ड के पास। क्या ये ऑर्डर बोर्ड के पास 75 दिन में पहुंच गया? नहीं। तो ऐसी सूरत में बोर्ड कहेगा तोड़ो तोड़ो कमेटी तोड़ो, कमेटी शैल बी टूट्स। कमेटी को छोटे छोटे कर दिया जाएगा। वो जो कमेटी बनी थी उस कमेटी को बता दिया जाएगा तुम बस कमेटी ही थी, तुम जाके खुद ही कमेटियां डालो कहीं, सॉरी। तो कमेटी को फारग कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टैक्स पेयर 75 दिनों के अंदर एफबीआर को बता दे कि मैंने अपील विड्रॉ कर ली अपनी। यस, टैक्स पेयर ने अपील विड्रॉ करने का 75 कर ली या करने का बोर्ड को बता दिया? कर ली तो इधर लिखा हुआ था ना कि विड्रॉ करेगा। कर ली या करने का बोर्ड को बता दिया? बोर्ड को बता दिया कि मैंने अपील विड्रॉ कर दिया। हाँ, बोर्ड को बता दिया। कमेटी ने 120 दिन में आप फैसला सुनाना है। किसने फैसला सुनाना है? कमेटी ने। कितने दिनों में? क्या कमेटी ने फैसला सुना दिया या नहीं? नहीं नहीं, पहले नहीं वाली साइड करते हैं। कमेटी ने फैसला नहीं सुनाया। कमेटी ने फैसला, अब अगर कमेटी ने फैसला नहीं सुनाया तो ऐसी सूरत में शुक्रिया, बोर्ड विल डिसॉल्व कमेटी।
बोर्ड क्या करेगा बोले? बोर्ड विल डिसॉल्व कमेटी, बोर्ड कमेटी को डिसॉल्व कर देगा। वाई? कमेटी खुद ही बैठ गई है मेरे ख्याल से। कमेटी डिसाइड द केस विद इन 120 डेज। कमेटी क्या मतलब कहती है? क्या मतलब? कमेटी को तोड़े। बोर्ड विल डिसॉल्व द कमेटी, कमेटी को तोड़ दें। कमेटी से थोड़ी देर बाद पूछ रहे हैं आप क्या वो भाई केस। बोर्ड विल डिसॉल्व द कमेटी, बोर्ड ने कमेटी तोड़ दी। एंड मैटर विल बी ट्रीटेड एज पेंडिंग, और ये मामला अभी तक पेंडिंग है। एंड डिसाइडेड बाय कोर्ट, और अब जाओ उधर ही जूते घुसाओ, कोर्ट में जाओ। अपील दोबारा नहीं करनी, जिसे दी होती है आंख खुलती। बिल्कुल जबरदस्त। आहिस्ता आहिस्ता ये मुहावरे आपके अंदर उतरते जा रहे हैं। एंड डिसाइडेड बाय द रेलेवेंट कोर्ट, अब जाके रेलेवेंट कोर्ट में इसको ले जाएं। यार मैं खुश हुआ हूं वैसे सीरियसली। नहीं यार तो अच्छा। बोर्ड विल डिसॉल्व द कमेटी एंड मैटर विल बी ट्रीटेड एज पेंडिंग एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट विद इन 6 months। नेक्स्ट। अब वो सोच रहे मैं आपके अब क्या बोलूं? नहीं अभी तैयार आता हूं। आप जी ये जरा आपको खड़े होकर देखना पड़ेगा लास्ट रोज वालों को। डेजोल्यूशन ऑर्डर किसने डिसॉल्व किया? कमेटी, बोर्ड ने। अब जब कमेटी डिसॉल्व होगी ना तो जरा तसल्ली से देखिएगा। जब कमेटी डिसॉल्व होगी तो बोर्ड कोर्ट को और कमिश्नर को बताएगा, हालांकि कमिश्नर का एम्प्लॉई है, कि कमेटी डिसॉल्व हो गई है। लेकिन कोर्ट को जरा इज्जत दें। टैक्स पेयर भी जाके कोर्ट को बताएगा कि कमेटी हाँ जैसे कि बोर्ड ने कहा है डिसॉल्व हो गई है, मुझे भी पता है डिसॉल्व हो गई है। अब जरा डायरेक्शन देख लें। जब कमेटी डिसॉल्व होगी बोर्ड कोर्ट को और कमिश्नर को बताएगा कि कमेटी टूट गई कमेटी। और टैक्स पेयर टूटे हुए दिल से, टूटा हुआ दिल इसका पता नहीं आप लोग कैसे बनाते होते हैं ऐसे करके। अच्छा तो टैक्स पेयर टूटे हुए दिल से जाके किसको बताएगा? कोर्ट को। कोर्ट कमेटी टूटी, कोर्ट कहेगा आजा फिर। डेजोल्यूशन ऑर्डर शेल बी कम्युनिकेटेड बाय बोर्ड। कम्युनिकेट करने वाला कौन है? बोर्ड। किसको? आप खड़े हो, आखिर नजर नहीं आ रहा, खड़े हो। बाय बोर्ड टू कोर्ट एंड बाय बोर्ड टू कमिश्नर। द डेजोल्यूशन ऑर्डर शेल बी कम्युनिकेटेड बाय टैक्स पेयर टू कोर्ट, और टैक्स पेयर कोर्ट को भी ये रेजोल्यूशन ऑर्डर सुना देगा। ओके नेक्स्ट। क्या यह पॉसिबल है कि कमेटी डिसाइड कर ले केस इन 120 डेज? क्या यह पॉसिबल है कि कमेटी डिसाइड कर ले केस इन 120 डेज? अच्छा आगे चलिए। डिसीजन ऑफ कमेटी शेल बी बाइंडिंग ऑन कमिश्नर एंड टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर और कमिश्नर दोनों पे ये फैसला बाइंडिंग हो गया। एंड इट शेल नॉट बी टेकन एज प्रेसिडेंट। ये कोई हिस्टोरिकल फैसला नहीं समझा जाएगा कि जिसको लोग यूज करें एज अ प्रेसिडेंट, एज अ नाम यूज करें कि यार देखो एडीआरसी ने ये फैसला सुनाया था, कितना जबरदस्त फैसला है ना। नेवर। ये कमेटी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, फारग सी कमेटी होती है, इसमें कोई लर्नेड बंदे इतने बैठे ही नहीं होते। तो ये कमेटी का जो फैसला है ना, इसको कहते हैं हम ज्यादा लिफ्ट नहीं कराएंगे। आइंदा आने वाले को ये नहीं बताया जाएगा यार कमेटी ने ये बात की थी, इसका मतलब है शायद यही बात लॉ चाहता है। बिल्कुल नहीं। कमेटी के फैसले की कहते हैं हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ टैक्स पेयर के रिक्वेस्ट पे आर्जी तौर पे कमेटी बनी है और टैक्स पेयर के कहने पे उसने डिसीजन दे दिया अपना, और कमिश्नर और टैक्स पेयर आप चुप कर जाए। लेकिन बाकी लोग ये आगे कहें कि एडीआरसी ने ये फैसला सुनाया, अब हमारे लिए भी यही करो, तो लॉ मेकर कहते हैं सॉरी मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा आपकी। कमेटी का फैसला बस उसी बंदे तक महदूद था, इसको जनरल रूल नहीं बनाना सब लोगों ने। ठीक है। एक बच्चे के सर ने जो है वो छित्तर मारे, उसको बिठा के उसके कमर पे छित्तर मारे, अब उसको प्रेसिडेंट ना बनाए क्योंकि उसने पता नहीं जो है वो क्या क्या किया हुआ था टेस्ट के अंदर। ओके The aggrieved person will pay the tax as decided by committee। जैसे कि कमेटी डिसाइड करेगी तो aggrieved person क्या पे कर देगा? टैक्स पे कर देगा। चलें जी। कौन बनवाएगा कमेटी? टैक्स पेयर। किससे बनवाएगा? बोर्ड से। किस लिए? क्योंकि उसका केस कोर्ट में पेंडिंग है। एप्लीकेशन एक दी जाएगी जिसमें प्रोपोजिशन भी होगी कि मेरे ख्याल से केस को ऐसे हल कर लिया जाए। अगर 45 डेज के अंदर, इन 45 डेज में कमेटी अपॉइंट कर दी जाएगी। कमेटी अपॉइंट करने वाला कौन होगा? किसके कहने पे कमेटी अपॉइंट करेगा? टैक्स पेयर के कहने पे। जब कमेटी बन जाएगी तो टैक्स पेयर या कमिश्नर कोर्ट जाएंगे और जाके अपील विड्रॉ करेंगे। इसमें भी 2 ऑप्शंस होनी चाहिए थी। अपील विड्रॉ उसने करने दी, नहीं करने दी, लेकिन लॉ मेकर ने ऐसी बात नहीं की। उसने अपील विड्रॉ करने दे दी और ऑर्डर ऑफ विड्रॉल आ गया। क्या ये ऑर्डर ऑफ विड्रॉल 75 दिनों में बोर्ड को दे दिया है टैक्स पेयर ने? नहीं दिया। सोचें अब क्या करूं? कमेटी डिसॉल्व कर दें, कोई फायदा नहीं इस कमेटी का। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टैक्स पेयर ऑर्डर ऑफ विड्रॉल बोर्ड को दे दे,
ऐसी सूरत में कमेटी फैसला अगर 120 दिन में ना सुना पाए, कमेटी को तोड़ दो और केस को वहीं ले जाओ जहां कोर्ट में चल रहा था। ये कमेटी टूटने का फैसला दो लोग बताएं, बोर्ड बताए कमिश्नर और कोर्ट को, और टैक्स पेयर भी बताए कोर्ट को। कोर्ट को इज्जत दो। और अगर कमेटी अपना केस सुना दे 120 दिन में, तो फिर यह फैसला बाइंडिंग होगा कमिश्नर के लिए भी, और लेकिन इस फैसले को लोग यूज नहीं करेंगे कि यार फलां फैसला हो गया था तो हमारे बारे में भी यही करें। सर फलां स्टूडेंट को आपने डिस्काउंट दिया, सर वो तो प्रेसिडेंट सेट हो गया, सर उसको तो देना आपने दे दिया, सर आप हमारे लिए भी करें। ये प्रेसिडेंट के तौर पे सेट नहीं होगा। एंड द एग्रीड पर्सन विल पे द टैक्स एज डिसाइडेड बाय कमेटी। सो व्हाई आज हमने इतना टाइम बचाया है? अब जो आज पढ़ना था हमने पढ़ लिया, क्यों इतना टाइम बचाया है? न्यूमेरिकल नहीं, आज चैप्टर 15 के पास्ट पेपर्स होने हैं, सिनेरियो बेस्ड। चलें जी, अब वो हाँ ये वेबसाइट पे अपलोडेड है। मुझे आपकी आपसे ज्यादा, ये ज्यादा हो जाएगी वैसे, आपको अपनी ज्यादा, मुझे आपकी फिक्र है ये वेबसाइट में, ये तो ज्यादा हो जाएगी ना कि मुझे आपको आपसे भी ज्यादा आपकी फिक्र है। वैसे होती भी है कभी कभी बच्चे जरा भाई, ये सारी टाइम की जंग है। जो टाइम को कीमती बना रहे वो बहुत आगे निकल रहे हैं इन दिनों में। पेज कौन से? माशाल्लाह से भाई उठ गया। आज हम ये पढ़ लेते हैं, फिर कल हम सेक्शन 124 पढ़ लेंगे अगली क्लास में, और कुछ इधर उधर की गप्पे मार लेंगे। फिर अगली क्लास में 124 ए पढ़ लेंगे बरकत के लिए थोड़ा सा, और चैप्टर 5 में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, वो भी रहती है ना। थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि 31 जनवरी तक किसी नेड़े लगी है चीज़। अच्छा जी, सेक्शन 134 से, शायद आपके सारे सेक्शंस में कोई एक बहुत ही नेक था जिसके ये असरात हैं। सेक्शन 134 शायद आपके साथ वाले ही की ये बरकतें हैं सारी। सेक्शन 134 ए, एग्री ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एग्रीड पर्सन विल अप्लाई टू फेडरल बोर्ड। लेकिन हमारी मेन क्लास कोई एक होगी, मैंने अब तक फरवरी में, और वो न्यूमेरिकल्स के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होगी। उसमें चीज़ों को इकट्ठा करके लेके चलेंगे। एग्रीड पर्सन अप्लाई करेगा बोर्ड को। एन एग्रीड पर्सन मे अप्लाई टू बोर्ड फॉर अपॉइंटिंग अ कमेटी टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। 3 किस्म के केसेस आप लेके जाते हैं बोर्ड के पास। नंबर 1, जहां आपका टैक्स 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, वरना छोटे मोटे कामों के लिए कमेटी नहीं बनाई जाती कि 5 रुपए आपने देने कमेटी बनवा लें। 10 करोड़ या उससे ज्यादा आपका टैक्स बन रहा हो तो आप कमेटी के पास चले जाएं, या आपने रिफंड लेना हो आप कमेटी के पास चले जाएं, या आपने पेनल्टी या डिफॉल्ट सरचार्ज माफ कराना हो तो भी आप चले जाएं कमेटी के पास, या और कोई आपने बेनिफिट लेना हो आप कमेटी के पास चले जाएं, बोर्ड के पास चले जाएं, मादरत बोर्ड कमेटी बना देगा। द केस शुड ऑलरेडी बी इन लिटिगेशन इन एनी कोर्ट। केस ऑलरेडी कोर्ट में लिटिगेशन में ऑलरेडी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई नया केस एडीआरसी के पास नहीं जा सकता, आप डायरेक्ट एडीआरसी के पास नहीं जा सकते। तो पेंडिंग केसेस जाते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं उनसे आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, बराह रास्त किसी बंदे से मिलना मुश्किल है, किसी के थ्रू मिल सकते हैं। तो ये एडीआरसी वाले ऐसे नहीं लिफ्ट कराएंगे आपको, ये बताएंगे, पूछेंगे पहले किस कोर्ट से होके आए हो, अब हमारे पास आओ। आ केस विल नॉट बी रेफर टू बोर्ड वेयर जेल में जाने की प्रोसीडिंग है बीन इनिशिएटेड। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन होती है सजेशन। द एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर शैल बी अकम्पनीड बाय सजेशन फॉर रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग ऑफर ऑफ टैक्स पेमेंट। ऑफर करेगा इतना टैक्स मैं पे करता हूं, बात मुकाओ मेरी। फ्रॉम विच ही कैनॉट रिट्रैक्ट लेटर ऑन। जरा बड़े होते जा रहे हैं, वही 500-600 अंग्रेजी के लफ्जों पे जिंदगी ना गुजारे ना, थोड़ा सा जरा रिवर्स। टैक्स पेयर जो राय दे देगा ना कि मैं चाहता हूं मसला ऐसे हल हो, बाद में फिर उससे रिवर्स नहीं करेगा कि नहीं आप नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तेरी खाला जी का घर है ना, जो खाला जी के घर भी आजकल नहीं चलती। पॉइंट 4, अपने घर नहीं चलती हूँ कहता है मेरा अपनी घर। पॉइंट 4 या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी फिर पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन लोग होते हैं। विड्रॉल ऑफ अपील, किसने अपील विड्रॉ करनी है? आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन द एग्रीड पर्सन और द कमिश्नर और बोथ शैल विड्रॉ द अपील पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। अपील जाके विड्रॉ कर लें। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ विड्रॉल, किसने किसको कौन सा ऑर्डर देना है? ऑर्डर लेके जाना है, बस देना मादरत नहीं, ऑर्डर लेके जाना है। किसने? जो कोर्ट से ऑर्डर ऑफ विड्रॉल मिला है, किसको मिला है? टैक्स पेयर को। वो टैक्स पेयर किसके पास ले जाए? बोर्ड के पास। कितने अरसे में? द कमिटी शैल कमेंस द प्रोसीडिंग, कमिटी आपका केस सुनना शुरू कर देगी। When the order of withdrawal by court is communicated to board. When the order of withdrawal by court is communicated to board. जब बोर्ड का ऑर्डर कम्युनिकेट कर दें उसको। If withdrawal order is not communicated in 75 days of appointment of committee,
अगर कमेटी बनने के 75 दिन में यह नहीं हो सका, द कमेटी शैल बी डिसॉल्व्ड एंड दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। अच्छा जी, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ऑर्डर ऑफ विड्रॉल जमा करा दें, कमेटी का फैसला क्या आएगा? नींद पूरी करे हो आजकल आप? ये सबसे जरूरी चीज आपसे पूछ रहा हूं, यावर नाम है आपका, नींद पूरी करे हो आजकल? टेम्परेचर। अच्छा जी, डिसीजन बाय कमेटी, द कमेटी शैल एग्जामिन द इशू, कमेटी इशू को एग्जामिन करेगी एंड कंडक्ट इंक्वायरी, सीक एक्सपर्ट ओपिनियन, कंडक्ट एन ऑडिट थ्रू ऑफिसर एंड शैल डिसाइड द डिस्प्यूट इन 120 डेज। 120 दिन में कमेटी डिसाइड करेगी। बाय मेजोरिटी का मतलब बताएं, अगर 4 बंदे बैठे हैं कमेटी में और 3 एक तरफ हो गए तो बस वही फैसला समझा जाएगा। अगर 2-2 हो गए तो कमेटी तोड़ दो। फिर इसने हल नहीं लिखा हुआ इसने। आगे चलें जी, अगला छोड़। क्या कमेटी का डिसीजन प्रेसिडेंट है लोगों के लिए कि लोग बताते फिरेंगे कमेटी ने ये कहा है तो यही लॉ है शायद? नहीं नहीं नहीं, तो डिसीजन बाय कमेटी शैल नॉट बी। छोड़ो यार, इतने भी क्या अंग्रेजी के अल्फाज याद करने आपने, जिंदगी छोटी सी। अच्छा उधर ये कह रहे थे, इधर ये कह रहे हैं। अच्छा, शैल नॉट बी टेकन एज अ प्रेसिडेंट, कमेटी का डिसीजन प्रेसिडेंट के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा। इन अदर केसेस और द सेम केस फॉर अ, दूसरे लोग भी इसको यूज नहीं कर सकेंगे और यही टैक्स पेयर किसी दूसरे साल भी इसको यूज नहीं कर सकेगा एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए उर्दू में क्या लफ्ज है? कोई है लफ्ज ज़हन में नहीं आ रहा क्या? मिसाल के हाँ कह सकते हैं, मिसाल करीब करीब पहुंच रहे हैं। पॉइंट 8, स्टे ऑफ टैक्स रिकवरी। ये बात तो मैंने यहां नहीं पढ़ाई, ये आपको पता है। स्टे ऑफ टैक्स रिकवरी, कमिश्नर पड़ा हुआ है पीछे, पैसे दो, कमेटी कहेगी नहीं इससे पैसे ना लो, अभी छोड़ दो इसको। द टैक्स रिकवरी शैल बी स्टेड, पैसे नहीं लिए जाएंगे इससे। जैसे ही कमेटी बन जाएगी, डिसाइड हो जाएगा इससे पैसे नहीं लिए जाएंगे, टेल जब तक के कमेटी का फैसला ना आ जाए या कमेटी ही जो भी चीज पहले हो जाए। अगर पहले कमेटी का फैसला आ जाए तो आप जाएं और टैक्स पे कर दें, और अगर कमेटी का फैसला तो नहीं आ रहा, कमेटी ही क्या होगी? टूट गई। जो भी चीज हो, इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाए तो आप फौरन टैक्स पे कर दें। तो इसकी जरा आसान करके लिख लें आप, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, हाउएवर टैक्स पेयर, आसान करके का मतलब है अब किताब में चेंज कर लें, हाउएवर टैक्स पेयर विल पे टैक्स एट अर्ली ऑफ। कितने कह रहे हैं? नहीं, पुराना वाला फिक्र ही सही सी। चलो समझने के लिए तो लिख लो फिर, हाउएवर टैक्स पेयर विल पे टैक्स एट, छोटे भाई की कॉपी लेके आया हुआ। द टैक्स रिकवरी शैल बी स्टेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, हाउएवर टैक्स पेयर विल पे टैक्स, लेकिन टैक्स पेयर को टैक्स पे करना पड़ जाएगा एट अर्लियर ऑफ। कब? अच्छा मुझे बताएं, अगर कमेटी ही टूट जाए तो फिर टैक्स रिकवरी की तो बनती है या टैक्स दे देना चाहिए? दे देना चाहिए। और अगर डिसीजन ऑफ कमेटी अगेंस्ट यू आ गया है तब भी क्या कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल से टैक्स पे दे देना चाहिए, बस बात खत्म करें। अच्छा जी, कमेटी का फैसला बाइंडिंग है या टैक्स पेयर या कमिश्नर उस फैसले को फाड़ के फेंक सकते हैं? भाईजान हमने पढ़ा था कि अगर जो है वो एग्रीड असेसमेंट के केस में आप फैसला फाड़ के फेंक भी सकते हैं। टैक्स पेयर वाज नॉट सेटिस्फाइड विद ऑर्डर भी एक लाइन बनाई थी, याद है किसी को? कि उस कमेटी का फैसला तो हम फाड़ के बुलबुल का फैसला हम फाड़ के फेंक भी सकते हैं। याद आ रहा है उधर? तुम ना याद हो ना याद हो, लेकिन ये वाला फैसला दोनों के लिए क्या है? द डिसीजन ऑफ द कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन द कॉमी एंड द एग्रीड पर्सन। लेकिन अगर कमेटी कैसे डिसाइड ना करें, कमेटी के पास आप जाएं और कमेटी कहे, आपके क्या मतलब, कमेटी कैसे डिसाइड ना करे तो क्या करें? इफ द कमेटी फेल टू डिसाइड विद इन 120, द बोर्ड शैल तोड़ो। आपने कहा क्या तोड़ो? कमेटी तोड़ो, डिसॉल्व द कमेटी एंड द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय रेलेवेंट कोर्ट और एपलेट अथॉरिटी। नाउ इट विल बी assumed that appeal was pending before the court। अब ये assume किया जाएगा, कोर्ट ही देखेगा। अच्छा जी, कम्युनिकेट किसने किसको क्या करना है? बोर्ड ने मुझे भी पता चल गया। द बोर्ड शैल कम्युनिकेट द रेजोल्यूशन ऑर्डर। बोर्ड क्या करेगा? रेजोल्यूशन ऑर्डर कम्युनिकेट करेगा। किसको? कोर्ट को और कमिश्नर को। और एग्रीव्ड पर्सन भी कम्युनिकेट करेगा रेजोल्यूशन ऑर्डर। किसको? टू कोर्ट। ओहो, ये तो मैं घर से एक चीज लिख के लाया हुआ था, ये ना किताब में गलती है, इसको यहां से काट दें। पता है ना आपको, हमने यही तक पढ़े, सिर्फ इसको काट दें और इसके आगे एक लाइन लिखें,
एक मिनट, मैंने तस्वीर ली हुई थी। अब कोर्ट 6 महीने में फैसला सुना दे। अब कोर्ट क्या करे, किताब में गलती है, इसको सही कर लो। अब कोर्ट 6 महीने में फैसला सुना दे। अच्छा जी, आ जाके क्या बच गई, टैक्स पेमेंट। द ग्रेट पर्सन में पे द टैक्स एज डिसाइडेड बाय कमेटी एंड ऑल प्रीवियस फैसले या ऑर्डर्स अगेंस्ट हिम शैल स्टैंड चेंज। अब बस कमेटी वाला टैक्स ने पुराने सारे फैसले आपके खिलाफ खत्म। तनख्वाह देनी है कमेटी में जो बंदे हैं, हाँ कमेटी के बंदों को तनख्वाह दे दें। द बोर्ड विल प्रेस्क्राइब द रिम्यूनरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ कमेटी। उन्होंने टाइम निकाला है तो उनको तनख्वाह दे दें उनके कामों की। अदर देन चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर भी मैं बताऊंगा इस कमेटी में, उसको तनख्वाह नहीं देनी क्योंकि वो तो एफबीआर का एम्प्लॉई है, उसको अलग से तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 136 पढ़ें। साबित करने का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर अपील किसने फाइल की है, कमिश्नर की बात नहीं हो रही, तो ये टैक्स पेयर की ही जिम्मेदारी है कि साबित करे क्या कि 120 और 121 और 122 वाला असेसमेंट ऑर्डर डज नॉट करेक्टली रिफ्लेक्ट द टैक्स लायबिलिटी। और अगर अदर केसेस हैं, नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव, तो दैट डिसीजन इज गलत। जाहिर सी बात है यार, किसने ये डिसाइड, किसने ये साबित करना है, किसने ये साबित करना है कि कमिश्नर गलत है? जो अपील कर रहे हैं। अपील कौन कर रहा है? इफ टीपी फाइल्स एन अपील, अगर टीपी अपील करे तो टीपी की ही जिम्मेदारी है कि साबित करे कि 121 122 का असेसमेंट ऑर्डर गलत है। इन अदर केसेस डिसीजन इस सिरे से इनका क्या था, गलत था, अगर नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करा दिया। ये हल्के फुल्के से इस तरह के बंदे हमने पढ़े थे एपलेट ट्रिब्यूनल में, लेकिन वो वाले नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं। जरा देखें, बोर्ड में अपॉइंट कमेटी, कमेटी में कौन कौन होना चाहिए? चीफ कमिश्नर, आपके इलाके का, आपकी बरादरी का नहीं, जिस इलाके में कराची में आवे तो कराची का चीफ कमिश्नर। पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाय टैक्स पेयर फ्रॉम अ पैनल नोटिफाइड बाय बोर्ड। क्या मतलब है नॉमिनेटेड बाय टैक्स पेयर, पैनल नोटिफाइड बाय बोर्ड? अजीब सी मिसाल देने लगा हूं, लेकिन कुछ नहीं होता, आप लोग इस दुनिया में रहते हैं और बड़े हो गए हैं। तो अम्मी अबू ने बता दिया कि ये आपके पास रिश्ता करने के लिए 4 ऑप्शंस हैं। अच्छा, वो अमीन कर रहे उधर बैठ के, आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। अब पैनल अम्मी अबू ने डिसाइड कर दिया, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ दिस, यू कैन नॉट गो फॉर 5th। अब नहीं, आई एम लीव द 4 एंड गो फॉर 5th। अच्छा, तो पैनल अम्मी अबू ने डिसाइड कर दिया कि ये खाला के घर कर लो, या फूफो के घर कर लो, या मामू के घर कर लो, या चाचू के घर कर लो। ये 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इट इज कॉल्ड एज पैनल, बट यू आर टू नॉमिनेट। नॉमिनेट आपने करना है, लेकिन उसी सर्कल के अंदर रहते हुए आप उस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। आई होप थिंग इज वेरी वेल कम्युनिकेटेड। नॉमिनेट किसने करना है? नॉमिनेट का हक आपको है, लेकिन पूरी दुनिया में से नहीं, सिर्फ 4-5 जो ऑप्शन अम्मी अबू ने दिए। तो पैनल कौन बनाएगा? बोर्ड। उस पैनल में कुछ लोग बैठे होंगे, उनमें से आप बता दें कि कौन कौन से लोग मेरा केस सुने, ये आपकी मर्जी है, लेकिन पैनल बोर्ड बनाएगा। तो पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाय टैक्स पेयर फ्रॉम अ पैनल नोटिफाइड बाय बोर्ड। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होंगे, या लॉयर्स होंगे जिनका कम से कम 10 साल का तजर्बा हो टैक्स की फील्ड में। लेकिन अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले आपको ऑडिट करता रहे कभी, तो फिर उससे रहने दें, और 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ऑडिटर को ना करें जो आपका जानने वाला है। ऐसा कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है ना आपके जानने वाला, आपका काफी सालों से ऑडिट कराओ, उसको रहने दें, हजारों बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। द टैक्स पेयर शैल नॉट नॉमिनेट अ सीए और एन एडवोकेट इफ द सेड सीए और एडवोकेट इज और हैज बीन एन ऑडिटर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टैक्स पेयर, या उसने कभी आपको टैक्स वालों के सामने जाकर रिप्रेजेंट किया हो। तो ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। कोई 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट और मिल जाएंगे, वो ले लें। ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ये काट दें। ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हु हैव रिटायर्ड इन बेसिक स्केल 21 और अबव, यार ज्यादा हो गया, इसको 28 पे कर दें, फील लाइक मरी। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हु हैव रिटायर्ड इन बेसिक स्केल 21 और अबव। और कोई बदनामे जमाना बिजनेसमैन या रिप्यूटेबल बिजनेसमैन, कोई रिप्यूटेबल बिजनेसमैन नॉमिनेटेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसे आईकैप हमारा है तो उनका कोई अपना होगा। ओके,
अच्छा, ये ना बाज़ाहिर लोगों की राय 0.3 होना चाहिए था, वो डी लॉ मेकर से शायद गलती से डल गया। ये अगला पॉइंट है। पढ़ें जी। एक और पर्सन होगा, ये ना नॉमिनेट करना है मशवरे से। मशवरा किसका? मेंबर्स का। कौन से मेंबर्स? अपॉइंटेड अंडर 1 and 2। इन सब का भी मशवरा लेके कोई और एक बंदा लेके आओ। शायद बहुत मामला क्रिटिकल है, शायद इसलिए पता नहीं 100 मिलियन का टैक्स इन्वॉल्व है। तो ये लोग ना अपने मशवरे से एक और बंदा भी लेके आएंगे। लेकिन अगर ये लोग अपने मशवरे से बंदा ना ला सके तो 0.3 में एफबीआर टैक्स पेयर से मशवरा करके एक बंदा ले आएगा 0.3 के तहत। प्रोवाइडेड दैट वेयर द मेंबर अंडर दिस क्लॉज कैन नॉट बी अपॉइंटेड थ्रू मशवरा, द बोर्ड में नॉमिनेट अ मेंबर प्रोपोज्ड बाय टैक्स पेयर। आई रिपीट, प्लीज रिपीट, ये दोनों पैरास। ये जब बंदे बैठ जाएंगे ना, चीफ कमिश्नर आ जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएगा, ऑफिसर आ जाएगा, रिप्यूटेबल बिजनेसमैन आ जाएगा, मिसाल के तौर पे ये 4 बंदे बैठ गए। ये 4 बंदे बैठ के आप 5वां बंदा लेके आएंगे। ये 4 आप आपस में मशवरा करेंगे किस 5वें को लाएं। पर्सन टू बी नॉमिनेटेड, एक पर्सन होगा जो नॉमिनेट किया जाएगा मशवरे से। अगर ये लोग कोई मशवरा ना दे सके फिर बोर्ड टैक्स पेयर की सजेशन पे एक बंदा और लाके बिठा देगा। क्लियर? चलें जी, पास पेपर से पहले हल्की फुल्की सी रिवीजन, क्योंकि हमारे जो मेन पास पेपर है ना वो सेक्शन 122 के गिर्द घुमा करेंगे पेपर में। ज्यादा सवाल भी सिनेरियो बेस्ड सेक्शन 122 से आते हैं। पेज 325, पेज 325 पहले से कुछ लिखवाया हुआ है? हाँ वो अच्छा ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। वो कल वाली बात सुन लें, वो क्या थी, वो जाते हो ही गई थी। जब नीचे वाली डायग्राम आपने समय बनानी है तो मैं ऊपर समझा रहा हूँ जरा। रिटर्न जमा करवाने के 6 महीने में ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट हो सकती है। रिटर्न जमा कराने के साल के एंड के 5 साल में काटा जा सकता है। और रिटर्न जमा कराने के साल के एंड के 180 दिन में इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट तो वो नोटिस भेज सकता है जिसमें वो डेफिशिएंसीज आपसे फुलफिल करवाएगा। ये बात हुई थी कल जाते हुए। रिटर्न जमा कराने के 6 महीने में ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट भी देख लें, मेरा एंडिंग पॉइंट भी देख लें। रिटर्न जमा करवाने के साल के एंड से 5 साल के अंदर काटा जा सकता है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। और रिटर्न जमा करवाने के साल के एंड से 180 दिन के अंदर अंदर डेफिशिएंसीज बताई जा सकती हैं जिनको आपको पूरा करना होगा। अच्छा, ये दूसरी क्लास में मैंने बनाया था। आपने रिटर्न जमा करवाई 20 लाख पे, ये रिटर्न बन गई अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। आपके घर आया अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर अमेंडेड, जिसमें आपकी इनकम 32 लाख होगी, वही कल वाली बातें, प्लस आपके घर डिमांड नोटिस आया। लेकिन याद रखिएगा कि कमिश्नर के पास वहां से यहां आने के कई रास्ते हैं। एक रास्ता है ऑडिट और शो कॉज और काटना, एक रास्ता ये है। ये रास्ता हमने पढ़ा था 122 के 5 में। ये रास्ता आसान है, ये रास्ता आसान है, मुश्किल है, सॉरी, ऑडिट करना मुश्किल है, ऑडिट करना मुश्किल है। एक और रास्ता अवेलेबल है, वो मैं ब्लू से बना रहा हूं, वो है प्रेजुडिशियल टू गवर्नमेंट। प्रेजुडिशियल टू गवर्नमेंट, आपने कैसा काम किया जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचे, तो कमिश्नर आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा और आपके घर क्या भेज देगा, असेसमेंट ऑर्डर। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 122 के 5A में। क्योंकि ये कौन सा काम है, आसान। नाउ व्हाट इज दिस, मैंने आपको आज तक नहीं बताया कि प्रेजुडिशियल टू गवर्नमेंट का क्या मतलब है। कमिश्नर अपने दफ्तर में बैठ के आपकी रिटर्न और P&L को कंपेयर करेगा। क्या इसके लिए ऑडिट करना पड़ेगा उससे आके? तो ये तो फिर बहुत आसान काम हो गया। कमिश्नर को कैसे पता चल सकता है आपने गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया है? ख्वाब में तो नहीं आ सकता कि कमिश्नर सोया ख्वाब आया इसलिए गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया। कमिश्नर को इसके लिए करना पड़ेगा ऑडिट। ऑडिट कर ले, ऑडिट में भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया जाता है, इसमें भी पकड़ा जाता है। ये तो नहीं कि यहां गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान नहीं पहुंचा, ऑडिट में तो लिखा हुआ था, अभी नहीं मैं कहने दूंगा, ऑडिट में तो लिखा हुआ था एस्केप्ड असेसमेंट, हेड ऑफ इनकम में मिसक्लासिफाई कर दी। ऑडिट में भी तो आप यही करते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान ही पहुंचा रहे होते हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। लेकिन ये काम करना मुश्किल है। तो कमिश्नर के पास 2 रास्ते हैं काटने के, एक ऊपर से आना, एक नीचे से आना। ऊपर से आने का क्या मतलब है, कमिश्नर मुश्किल काम करे, फ्लाई करे, ऊपर से आए काटने के लिए, ऑडिट करे, टीम लाए, फिर शो का नोटिस भेजे, फिर काटे। एक आसान रास्ता आजकल कमिश्नर ने पकड़ा हुआ है। कमिश्नर कहता है कि मोहतरम आपने हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया। हमने कहा आपको कैसे पता चला, आप तो हमारा ऑडिट करने आए नहीं थे।
कहते हैं आपने जो रिटर्न जमा कराई थी उसमें अकाउंटिंग डेफिनेशन कुछ और लिखी हुई है और आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने देखा है वो अकाउंटिंग डेफिनेशन कुछ और है, तो वो आपने फिगर गलत लिखी हुई है। एक पेनल्टी मैंने पकड़ी है जो आपने ऐड नहीं की हुई, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में पेनल्टी आ रही है, जो P&L बैलेंस शीट आप लोग बनाते हैं फॉर 1 की क्लास में, उसमें गलती आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कमिश्नर अपने दफ्तर में बैठ के आपकी रिटर्न और P&L को कंपेयर करेगा। इसे क्या कहते हैं? क्या चीज? नहीं नहीं, टैक्स वालों का P&L नहीं, अकाउंटिंग वालों का P&L। इसे कहते हैं आपने गवर्नमेंट के रेवेन्यू को क्या पहुंचाया? नुकसान पहुंचाया। नोट कर लें। तो कमिश्नर को असेसमेंट ऑर्डर इश्यू करने के 2 रास्ते अवेलेबल हैं। चलें, अच्छे तस्वीर में पेज 325 भी आ जाएगा, पेज का नंबर भी। जोर का टाइम हो गया, रखते नीचे। पहले पास होने की दुआ मांगते हैं या पहले हिदायत की? हाँ, FPR वाले रखते हैं। वो नहीं, वो तो और है। बबलू आज तो बड़ी बातें कर रहा। कल आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। इतनी जल्दी ना चीज़ों को जज किया करें ज़िंदगी में, फिक्रे तो पूरे कर लेने दिया करें लोगों को। ये घर जाके पढ़ लेंगे सेक्शन 100 और 9, हर बाद में 9 तैयार करो। ये घर जाके पढ़ लेंगे सेक्शन 133 की उर्दू, कि अगर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक टैक्स वापस करना पड़े तो हाई कोर्ट कमिश्नर को इजाज़त दे सकता है कि वापसी को डिले कर दो। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान रखता है फिर रिफंड तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना जाए। ओके, अच्छा, कल एक चीज़ को देख के मेरी घर में हंसी छूट गई, मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ। पेज नंबर 346, पेज नंबर 346। जब मैंने क्वेश्चन 37 कल पढ़ना शुरू किया, जब मैंने उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ी तो रिक्वायरमेंट पढ़ के पेज 346 रिक्वायरमेंट पढ़ के हंसी छूट गई कि ऊपर वाली बात से तो कोई लिंक है ही नहीं इसका, इसलिए हम फिर रिक्वायरमेंट ही पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ें जी, रिक्वायरमेंट पढ़ें। मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट पढ़ के ही आप जवाब पे पहुंच जाएंगे। ऊपर वाला पैरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आदत नहीं बनानी पेपर में, अभी हम ऊपर वाला भी पढ़ेंगे। स्टेट द टाइम पीरियड, टाइम बताएं भाईजान जिसमें आप अपील कर सकते हैं। रुबीना टैक्स पेयर का नाम है ना, मे बी फाइल्ड बाय रुबीना टू कमिश्नर अपील। वो टाइम बता दें जब तक रुबीना कमिश्नर अपील को अपील कर सकती है। किसी को पता है वो टाइम? टाइम लिमिट बताएं, टाइम पीरियड, जितने अरसे में रुबीना कमिश्नर अपील को अपील कर सकती है। पेज 332। इफ अपील रिलेट्स टू असेसमेंट और, अभी हम ऊपर सिनेरियो पढ़ेंगे तो ये असेसमेंट होगी। इफ अपील रिलेट्स टू असेसमेंट इट विल बी लॉज्ड विद द कमिश्नर अपील्स विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ। डिमांड नोटिस मिलने के 30 दिनों में आप बाजी जाके कमिश्नर अपील को अपील कर सकती हैं। ओके बाजी, चलें अगला सवाल जी। इसमें यह फर्क है कि अगर आपको सेक्शन 121 और 122 वाला ऑर्डर आया ना तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है डिमांड नोटिस भी साथ आता है, लेकिन अगर आपको नॉन रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव करा दिया तो डिमांड नोटिस नहीं आता आपको, तो फिर आपने सिंपल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ना ऑर्डर्स बताएं जो कमिश्नर अपील सुना सकता है फैसला सुनाते हुए। फैसला सुनाते हुए कमिश्नर अपील कितने किस्म के ऑर्डर दे सकता है? 3। कौन कौन से? कंफर्म, मॉडिफाई और एनल। वो तो एपलेट ट्रिब्यूनल के केस में थे और उसमें ये लिखा हुआ था रिमांड द केस बैक, लेकिन ये तो कमिश्नर अपील का केस है सिर्फ। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें यह भी आप लिख के आ सकते हैं कि इंक्रीज इन असेसमेंट,
ये लिख के आ सकते हैं, लेकिन नंबर जितने हैं ना, 2 नंबर, आई कैप ने भी शायद 129 का एक ही लिखा है। आई रियली अप्रिशिएट यू। पॉइंट नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट एक्शंस, एक्सप्लेन व्हाट एक्शन और एक्शंस, एक्सप्लेन व्हाट एक्शंस और एक्शन कौमी अपील मे टेक। कौमी अपील क्या एक्शन कर सकता है? फॉर इंश्योरिंग, ये इंश्योर करने के लिए that no undue hardship is caused to Rubina because of payment of his demand। उससे टैक्स मांगा गया है, उसको लग रहा है कि अगर मैंने टैक्स जमा कराया तो घर में इतने बुरे हालात हो जाएंगे कि घर से बीवी रुबीना खुद बंदा चला जाएगा, चलें कर लें। तो अगर मैंने टैक्स जमा करवा दिया तो घर में इतने फाके आएंगे कि शोहर जो घर बैठता है, कोई नौकरी नहीं करता, वो फिर घर छोड़ के चला जाएगा, तो इतने बुरे हालात आ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में कमिश्नर अपील सड़क पे खड़े होकर कौन से एक्शन कर सकते हैं जिससे रुबीना सेटिस्फाई हो जाए? कमिश्नर अपील क्या ऐसा एक्शन करे जिससे रुबीना बाजी के नो आई एम रिलैक्स। हाँ, स्टे ऑर्डर 30 डेज का दे दे और फर्दर 30 डेज का भी दे सकता है। तो जी वो मुझे बताए 100 1A और 1AA। आगे चलें। डिस्कस द ऑप्शन और ऑप्शंस अवेलेबल टू बाजी फॉर डिफेंडिंग हर केस। अगर कमिश्नर अपील इशू कर दे ऑर्डर कंफर्मिंग द असेसमेंट ऑर्डर, कंफर्म का मतलब बत्ती, कंफर्म का मतलब बत्ती, कंफर्म, कंफर्म का मतलब है तू केस हार गया है। कंफर्म का मतलब हमने कल पढ़ा था रुबीना रो, गन्ने वाली रोनी, रुबीना रो, रुबीना रो, कंफर्म हो गया ना। तो कंफर्म में तो रुबीना रोएगी। अब वो पूछ रही है मुझे बताएं मैं किस दीवार में जाके छक्का माऊं। डिस्कस द ऑप्शन अवेलेबल टू रुबीना फॉर हर केस। हम आपको लेके जाते हैं, छक्का मवाएंगे। अगले सफे पे आए, सेक्शन 131 का 1, वेयर द रुबीना, वेयर द बाजी और द बाजा, बाजा तो इधर नहीं है, बाजी को मसला हुआ है ना। वेयर द बाजी ऑब्जेक्ट्स टू द ऑर्डर ऑफ कौमी अपील, द रुबीना मे फाइल एन अपील टू द एपलेट ट्रिब्यूनल। तो रुबीना एपलेट ट्रिब्यूनल में चली जाए। ठीक है, ये भी लिखा है, वेल डन। विद इन 60 डेज, 60 दिनों में चली जाए ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। ठीक है, 2 नंबर है, लिखा है ये भी। ओके, अच्छा पढ़ लें ऊपर सबके ऊपर क्या था। 2 जुलाई 2019 को रुबीना माल्टे, गर्मियां हैं, अच्छा 2 जुलाई में तो गर्मियां, 2 जुलाई 2019 को रुबीना ने एक शो कॉज नोटिस मिला है सेक्शन 122 के तहत। रुबीना को क्या मिला? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस होता है वाउ, यू नो शो कॉज नोटिस मींस वाउ। शुड आई एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और इज इट क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर, ओके थैंक्स। Because there was no example मौजूद, DOGs are not available in immediate vicinity. Okay. On 2 जुलाई 2019 रुबीना, इतना मजा आता है इस चैप्टर के सिनेरियो बेस्ड न्यूमेरिकल्स में, इतना सवालों में। रुबीना रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस फ्रॉम कौमी, कौमी से शो कॉज नोटिस आया अंडर सेक्शन 122 फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। अच्छा, आपको पता है कभी अगर डॉगी भौंक रहा हो तो अम्मी कहती है बेटा इसने काट लेना है, और नहीं नहीं अम्मी, और बेटा काट लेने हैं, नहीं अम्मी छोड़ के कहां काटेगा, तो देखते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप लेटे हुए हैं। मुझे बताएं कि शो कॉज नोटिस का क्या मतलब है? रुबीना के साथ क्या होने लगा है? असेसमेंट ऑर्डर, नहीं मौत का फरिश्ता नहीं, असेसमेंट ऑर्डर आने लगा है। व्हाट डज इट मीन कि शो कॉज नोटिस आ गया है? इसके साथ अब क्या होने लगी है? तो बोले बार्किंग इज फॉर बाइटिंग, बार्किंग इज फॉर, ट्राई करें, रिसीव्ड अ शो कॉज, रिसीव्ड अ बार्किंग फॉर बाइटिंग। क्यों इसको बार्किंग रिसीव हो रही है? क्योंकि इसको बाइटिंग मिलनी है थोड़ी देर में। ड्यू टू लैक ऑफ, 2018 के साल का मसला कुछ चल रहा है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, कहती है मुझे चीजों का पता ना है, पता नहीं क्या होता है, मुझे तो चीजें समझ नहीं आती। अबाउट टैक्स मैटर्स, कहते हैं मुझे नहीं टैक्स टुक्स आता। शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, देखी जाए, यानी वो भौंकी जा रहे हैं और खड़ी है। आई डोंट नो कि ये क्या करता है, और बाजी कर देने उन्हें। आई डोंट नो, आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट दिस डॉगीज, सच टाइप ऑफ डॉगीज मी नॉट बाय। और बाजी, ओ आई हैव लिटिल नॉलेज। शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, अब भौंकने दें, और बाजी करीब आगे भौंकने दें। हो गया भाईजान, हो गया, अंजकम अगस्त,
बाजी बस खत्म हो गई अब। शी रिसीव्ड अ डिमांड नोटिस। बाजी टीका लगवाएं, जाएं जाएं, डिमांड नोटिस आ गए हैं और चलें अब। ये कर दिया उसने जो करना था। आप अब कहती रहे मेरा नॉलेज नहीं था। ऑन यकम अगस्त, हरकत उसकी देखी है, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। हिम्मत उसकी देखी है, कमिश्नर से पंगा ले रही है। ऑन यकम अगस्त शी रिसीव्ड अ डिमांड नोटिस, उसको डिमांड नोटिस आ गया, आ जाओ बाजी ऑन, अंडर विच शी वाज रिक्वायर्ड टू पे 6,10,000 विद इन 30 डेज, 30 दिन में पैसे लेके पहुंचो, क्योंकि तुमने कुछ इनकम्स छुपाई हुई है। रुबीना भी 2 नंबरी कर सकती है, सवाल में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने कुछ इनकम्स हमसे छुपाई हुई है। और डिमांड नोटिस के साथ एक अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी आ गया। वो तो आना ही था, वो तो आना ही था। डिमांड नोटिस के साथ अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी आ गया। अंडर सेक्शन 122 फ्रॉम कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। पूरी क्लास के बाद आप पूछ रहे हैं CIR क्या था, मैंने उधर ही गिर जाना है। रुबीना बेचारी परेशान है और रो रही है। बाजी हॉर्न तो नहीं रोना फायदा ना, पहले विद ऑर्डर काटने से, असेसमेंट ऑर्डर, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, रुबीना काटने के बाद रो रही है एंड वांट टू फाइल एन अपील, और कहती है मैं तो अपील करूंगी। बाजी किसको अपील करेंगी? टू कमिश्नर अपील, बिकॉज पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि मुझे पैसे देना ना बहुत बड़ा मसला लग रहा है, पता नहीं क्या बनेगा मेरे घर का अगर मैंने पैसे दे दिए। आप बताएं, सवाल तो कहीं नहीं है, रिक्वायरमेंट के आगे सवाल शुरू हुए हैं, तो रिक्वायरमेंट के आगे फिर पूरी कहानी है जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक और सवाल है, वो भी खत्म कर दें, ये बाजियों वाले सवाल खत्म करें। जुबैदा बाजी ने, हाँ ये मिल गई। क्वेश्चन 19 में आ जाए यार। अच्छा, कोई चीज़ आपको बुरी लगे उसको ना डिलीट कर दिया करें, ज़्यादा चीज़ें दिमाग में ना सवाल रखा करें। कोई ऐसी टीचर बात करते बुरी लग जाए किसी को। जुबैदा जो है वो शादियां करवा रही है, पिछले 12 साल का तजर्बा है। अल्लाह शी हैड फाइल्ड हर कंप्लीट रिटर्न, उसने अपनी मुकम्मल रिटर्न जमा करवाई है फॉर टैक्स ईयर 2007। बाजी वैसे तो 30 सितंबर तक आना होता था। ओह नो, मैं उससे पहले ही आ गई हूँ। बस 30 सितंबर आखिरी डेट होती है, लेकिन ये 20 अगस्त, जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ 6 दिन बाद पहुंच गई। ऑन यकम सितंबर 2012, काफी साल गुजर गए थे, काफी साल गुजर गए थे। यकम सितंबर 2012 को ये माल्टे खा रही थी, तो कौमी की तरफ से एक शो कॉज नोटिस आया। कौमी की तरफ से क्या आया? शो कॉज नोटिस रिक्वायरिंग हर टू एक्सप्लेन सर्टन पैसे विच वर क्रेडिटेड टू हर अकाउंट ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2007। टैक्स ईयर 2007 में तुमने जॉन की शादी कराई थी सिम्पसन से, तो वो जेसिका से कर ले। जॉन की शादी कराई थी तुमने जेसिका से, उसके पैसे तुम्हें मिले थे। बाजी ने कहा तुम्हें पता चल गया। जुबैदा इज अनसर्टन, रुबीना डिससेटिस्फाइड, जुबैदा अनसर्टन। पता चल गया दोनों के बारे में। जुबैदा इज अनसर्टन, जुबैदा अनसर्टन है एज टू वेदर CIR इज empowered टू इशू सच अ नोटिस आफ्टर लैप्स ऑफ सो मेनी इयर्स। कहती है इतने पुराने पंगे, अब तो उनके बच्चे भी हो चुके, अब तुम मुझे नोटिस आके भेज रहे हो, अब आके मुझे नोटिस दे रहे हो, 2007 की कहानी 12 में आके छेड़ रहे हो। जुबैदा ने अगला गलती ये की, मशवरा मांग लिया हमसे, एडवाइस। जुबैदा ने मशवरा मांगे कि इतनी देर से शो कोज नोटिस इशू किया जा सकता है, तो हाईलाइट करें जी, सो मेनी इयर्स। सेक्शन 122 का 2 टेस्ट किया उसने आपसे, सेक्शन 122 का 2, 122 का 2 उसने टेस्ट किया आपसे। टैक्स ईयर कौन से? 2008, हाथ दोगे यार, इसको चुप कराओ। 2007। रिटर्न कब जमा करवाई? टैक्स ईयर 2008 में। अब इसके एंड से गिनने या यहां से गिनने? एंड से 5 साल गिने, 13। शो कॉज नोटिस कब आया? यकम सितंबर 12 को आया ना, टाइम पे आ गया बिल्कुल। कोई नहीं, सो मेनी टाइम लैप्स नहीं हुआ अभी बड़े मौके पे जाके कमिश्नर ने बाजी आपको पकड़ाया, और बड़ा तेज कमिश्नर निकला है, इन्हें को मौका जाने नहीं दिया। 30 जून के बाद अगर आता ना फिर मसला होना था। नोट करें। उसका सवाल यह है कि इतने सालों बाद मेरे से कोई पूछ सकता है? जरा गुस्से में आ गए ना, बोल रही थी कमिश्नर के सामने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पूछने की, मैंने पैसे कहां से कमाई? ऐसे नहीं होता। चीखने चिल्लाने से नहीं मसले हल होते जिंदगी में, चीखने चिल्लाने से, गिलास तोड़ने से, ये जहालत है। अच्छा जी, पढ़े लिखे लोग चीख चिल्ला रहे होते हैं कई। अच्छा आगे चलें। एडवाइस जुबैदा अबाउट द वैलिडिटी ऑफ शो कॉज नोटिस। पता कैसे चला ये सेक्शन लगाना था? काफी सालों बाद नोटिस आया है, क्या ये वैलिड भी है? तो यहां से पता चला कि टाइम लिमिट का सवाल था।
तो 122 के 2 में ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 उसी सफ़े पे। जी भाईजान, जी भाईजान किबला बोलें। हाँ जी, डेट बताएं, डिटरमिन द डेट, डेट बताएं। हाँ जी बोलें, बताएं, डेट बताएं, डेट बताएं। 30 जनवरी नहीं, डेट बताएं 31 जनवरी। वेल डन। चलें जी सवाल पढ़ें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस 2001 डिटरमिन द डेट बाय विच अपील कैन बी फाइल्ड। वो डेट बताएं जब तक अपील की जा सकती है कमिश्नर अपील को। वेयर काटना फॉर 2014 इज मेड ऑन 31 दिसंबर 14। असेसमेंट ऑर्डर कब आया? 31 दिसंबर 14 को। असेसमेंट ऑर्डर मेरे ख्याल से ना मेक हुआ है, अभी मेक होके इशू नहीं हुआ। मेक हो गया ना, मेक होने के बाद इशू कब हुआ है? वही डिमांड नोटिस कहां से आ गया? हाँ हाँ, वो कोई मसला नहीं है। पता है डिमांड नोटिस और आपको पता है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इकट्ठे आते हैं, ये तो दोनों इकट्ठे आते हैं हमारे घर। तो डिमांड नोटिस भी आया होगा और साथ आपके घर क्या आया होगा? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। तो आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी आया होगा। मेक कब हुआ है? मेक 31 दिसंबर को। और इशू कब हुआ? कोरियर वालों को एक दिन तो लग ही जाता है चीज लाने में, तो मेक करके रख लिया होगा उसने 31 दिसंबर को, भेजा आपके घर का। क्या आप मुझे बताएं, सवाल में ऑडिट का जिक्र है, शो कॉज नोटिस का जिक्र है, या डायरेक्ट उसने लिखा है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर? क्या फिक्रा पढ़े दोबारा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिटरमिन द डेट बाय व्हिच अपील कैन बी फाइल्ड विद कमिश्नर अपील। अगर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपके घर आ गया है 31 दिसंबर 14 को, डिमांड नोटिस भी सर्व हो गया है एक दिन बाद। अब आपने 1 जनवरी को नहीं गिनना, क्योंकि हो सकता है 1 जनवरी को शाम को 5 बजे टीसीएस वाला आपके पास आया हो। अब आपने एक को निकाल के दिन गिनना शुरू करने हैं। तो सर्व किस दिन हुआ? यकम को। सर्व वाली डेट भी डालें या सर्व से अगली? तो 2 तारीख से गिनना शुरू करें, 30 दिन कब पूरे होंगे? 31 जनवरी। तो कमिश्नर अपील को आप 30 दिन में अपील कर सकते हैं। एक चीज आपसे मैं पूछने लगा हूं, हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 14। हमारा टैक्स ईयर कौन सा जिसका ऑडिट चला है या जो भी हुआ है? 14। इसकी रिटर्न कब जमा करवाई होगी? 14 को। इसके बाद उसने क्या शुरू किया होगा? उसके बाद हमारे घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ गया। कितने लोगों ने यह बात फील की थी कि इतनी जल्दी जल्दी सारे काम हुए? यानी हम 30 सितंबर 14 को रिटर्न अभी जमा करा के आए हैं उसने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सारी चीजें घूरा भोंका काटा कर ली, घूरा भी भोंका भी काटा भी। 3 महीने उधर जुबैदा को जाके हम बहुत सालों बाद छेड़े थे, इधर उसने 2-3 महीने के अंदर सब करा के फारग कर दिया। उन्होंने कहा चलो भाई नस्वत हूं। तो कितने लोगों ने ये फील किया था कि बड़ी जल्दी जल्दी चीजें समेट दी हैं उसने, और उसने असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया है। कितने लोगों ने ये फील किया था? कितने लोगों ने अब फील कर लिया? उसने बड़ी जल्दी जल्दी चीजें समेटी हैं सारी, और ना इसने ऑडिट का लफ्ज़ यूज किया, ना इसने शो कॉज नोटिस का लफ्ज़ यूज किया। इसने डायरेक्ट कौन सा लफ्ज़ यूज किया है? हाँ शायद वो जो मर्जी रीजन हो, बस 3 महीने में इसने काम करके फारग कर दिया अपना। लेकिन अभी सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल तो कुछ और था। सवाल ये था कि अब आप किसके पास जा सकते हैं? कमिश्नर अपील के पास। अच्छा ये डॉट ढूंढिएगा और जहां लगाओ। चलें जी, क्वेश्चन 29। आप लोग अपने घर जाते हैं पहले या अपने कमरे में? कमरे में? यार ये क्या है, ये इसने कोई फ्लाइंग गियर लगाया हुआ है? वही ईसा अलैहिस्सलाम के घर की छत को अल्लाह ने फाड़ा था और उनको आसमानों पर उठाया था। लेकिन आप कैसे? हम मेरे ख्याल से मैं तो पहले घर जाता हूँ, देखता हूँ घर, ये अच्छी घर है, तो फिर जाके कमरे में जाते हैं। इतनी तो है ही ना। अच्छा मुझे बताएं, पहले हम सेक्शन ढूंढा करें या पहले सब सेक्शन? पहले हमें पता हो ना किस चैप्टर से सवाल आया कैपिटल गेन के, फिर आगे होगा ना किस में कौन सी प्रोविजन पूछ रहे हैं। तो सिमिलरली पहले जरा ढूंढें ये पॉइंट पढ़ के सेक्शन कौन से, और फिर बताएं सब सेक्शन कौन सा है। लिस्ट द सिचुएशंस। ये आमतौर पे ना सवाल आता है सर्कमस्टांसेस के नाम से। ये एक दफा इसने सिचुएशन का लफ्ज भी लिख दिया है। लिस्ट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कैन फर्दर बी अमेंडेड। यानी कि पहली दफा काटना भी और दूसरी दफा काटना भी। काटने के सर्कमस्टांसेस बताएं। भाईजान सेक्शन 121 जिस दिन पढ़ा था उस दिन 4 बंदों को जेल में लेके गए थे। जिसने सेक्शन 122 पढ़ा था 2 बंदों को जेल में लेके गए थे। किन सिचुएशंस में? और आज सुबह से जो पढ़ रहे हैं
ऑडिट या प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ, अगर ये दो सिचुएशंस अराइज हो जाएं तो यू कैन मेक अमेंडमेंट। अगर ये दो सिचुएशंस अराइज हो जाएं यू कैन मेक अमेंडमेंट। अच्छा, अब जाके यहां से पढ़ें, circumstances on basis of which assessment can be amended। कमिश्नर may amend पहली दफा भी और फर्दर अमेंड, कमिश्नर may amend और फर्दर अमेंड। पहली दफा भी काटा जा सकता है, दूसरी दफा भी काटा जा सकता है। अगर ऑडिट के जरिए आपकी गलती पकड़ी जाए या फिर आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, अब वो जो घर और कमरे वाली बात है वो सुने। ये सेक्शन कौन सा है? अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। ये घर हो गया, घर के अंदर कमरा, क्या लाइन आपको पढ़ के पता चला कि सेक्शन 122 उसने पूछा है अमेंडेड असेसमेंट? क्या लाइन पढ़ के आपको पता चला कि उसके अंदर उसने टाइम लिमिट नहीं पूछी, सिचुएशन पूछी है? सिचुएशन का लफ्ज पढ़ के। तो सवाल में सवाल ढूंढने की आदत डालें। बेटा तुम क्या कर रहे हो और किधर जा रहे हो? तो इसमें सवाल क्या है? किधर? मेन सवाल अभी क्या कर रहे हो अभी सवाल है, ठीक है। आप आगे चलें। ऑल्सो कहते हैं अगर सरकार आपने पिछले का जवाब दे दिया तो एक और सवाल आपसे पूछ लूं। जी पूछें भाईजान। ऑल्सो स्टेट द टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड बताएं विद इन विच ओरिजिनल और प्रीवियसली अमेंडेड कैन फर्दर बी अमेंडेड। पहली दफा काटने का तरीका भी बताएं और कटे हुए को कटवाने का तरीका भी बताएं। अब 2 पॉइंट्स लिख के आएंगे। पहली तो बात है, इसमें सवाल में सवाल है टाइम पीरियड। ओरिजिनल के लिए है 122 का 2 और प्रीवियसली अमेंडेड को अगर अमेंड करना है तो 122 का 4। पहली दफा अगर अमेंड करना है तो 5 साल में, अगर दूसरी दफा करना है 1 साल या 5 साल, विच एवर इज लेटर। अनवर ने अपनी रिटर्न जमा करवा दी है 2013 के साल की ऑन 31 अगस्त 13। समझे 30 सितंबर 13 तक टाइम था। कहते कोई नहीं यार, महीना पहले जल्दी जमा करा दें। ठीक है कोई मसला नहीं है, आगे चलो यार। अब मसला बताओ क्या है। डिस्कस द फॉलोइंग इन लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस 2001। बाय विच डेट, ये सवाल है, बाय विच डेट द कॉमी मेक द फर्स्ट, अच्छा अमेंडमेंट 122 डेट 122 का 2। बाय विच डेट कॉमी कैन मेक द फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट से भी पता चल रहा है 122 का 2 और डेट से पता चल रहा है, वो डेट पूछ रहा है ऑफ द असेसमेंट। अच्छा ये तो वही वाला सिनेरियो है ना। मुझे बताएं हमारा साल कौन सा है? 30 जून 13 की रिटर्न कब जमा कराई होगी? 14 में किस तारीख को? 31 अगस्त 13 का एंड बताएं। 30 जून 14 से आगे जम मारें। 15, 16, 17, 18, 19, कितने साल? 5 साल। 30 जून, तो डायग्राम नहीं बनाने बैठ जाना पेपर में। साल बताएं हमारा 13 की आखिरी तारीख नहीं, इस तरह तो नहीं सोचना। रिटर्न कब 13 की जमा कराई? अगस्त 13 में, यानी 30 जून 14 में। 14 का आखिरी दिन 30 जून 14 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ काउंटिंग। बाय विच डेट फर्दर अमेंडमेंट कैन बी मेड इफ द फर्स्ट काटना इज डन ऑन 15 फरवरी। ये लिखे मैंने पेज 327 पे इसकी 2 एग्जांपल्स की थी। 1 साल या 5 साल विच एवर इज लेटर। इसमें शायद आपको याद हो मैंने कहा था पहली डेट तो वही आ जाया करेगी 5 साल वाली, 30 जून 19। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, नहीं, इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड इट कैन फर्दर बी अमेंडेड एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी विद इन द लेटर ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ 30 जून 14, फ्रॉम द एंड ऑफ 30 जून, or 1 year from the end of the financial year in which amendment took place. What is the year in which amendment took place? 30 जून 17 दिन है या इससे गिनना शुरू करना है? इससे गिनना शुरू करना है। 30 जून 17 से 1 साल आगे। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये देखे ना, अगर ये तारीख थी तो इसके एंड से 1 साल आगे गिनना शुरू करना है। आप बताएं जी, फरवरी 17 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? 18, माशाल्लाह लंबी जंपें। 30 जून 17 के, फरवरी 17 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? 30 जून 17। इसके बाद जम मारे 1 साल। टिक्कू किसे मारे?
जाएं, 7 वाले को ले जाएं। चैप्टर 19 का कौन सा सवाल करना है? 31। यार मैं तो कहता इसको फर्श कर लो, ज़ाया क्यों करना है।